गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। रिवीजन थ्रू एमसीक्यू में पिछला जो क्लास था उसमें हमने 143 यानी क्वेश्चन नंबर 43 को डिस्कस किया था। अब आपके स्क्रीन पे है क्वेश्चन नंबर 44। आप इसको देखिए प्लीज। क्या कह रहा है क्वेश्चन, ध्यान से समझना है, कोई जल्दी नहीं है। एक कंसेप्ट से आपको मतलब एक क्वेश्चन से 4-5 कंसेप्ट आपको समझ में आ रहे हैं, तो उसे मुझे लगता है कि इससे ज्यादा कोई जल्दी करने की जरूरत हमें है नहीं। क्वेश्चन आपके साथ है, आप देख सकते हैं बच्चों कि इफ प्राइस एलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये देख सकते हैं हम लोग, प्राइस एलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज 5 and producer wants to increase its sell by 10% from initial sell of 5,000 at initial price 5 unit, the producer should increase output by 10%, reduce price by 2%, increase price by 5% and none of the above. क्वेश्चन पहले समझिए आप क्या क्वेश्चन है। मैंने आपको कई बार बोला है कि जब भी आप क्वेश्चन करने जा रहे हैं तो उस क्वेश्चन को आप 2 बार 3 बार पढ़िए। कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन का आंसर उसी में होता है। आपको इस क्वेश्चन में कह रहा है कि प्राइस एलास्टिसिटी, ध्यान से सुनिएगा मैं आपको क्या क्या बता रहा हूं। ये देखिए, आपको इस क्वेश्चन में कह रहा है कि प्राइस एलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो 5 है बच्चों, है ना। आपको क्वांटिटी कितने से इंक्रीज करना है? क्वांटिटी इंक्रीज करना है 10% से। तो चेंज इन क्वांटिटी बाय 10% से रिक्वायर्ड है, 10% से इंक्रीज करना है। एंड ये देखिए, ये कितने परसेंट से आपको आप प्राइस को बढ़ाएगा कि या घटाएगा कि चेंज इन प्राइस का वैल्यू क्या होगा, सो दैट कि उसकी आउटपुट 10% से बढ़ जाए या उसका सेल 10% से बढ़ जाए। ये चीज आपको जानना है। तो इसमें बड़ा ही सिंपल सा कंसेप्ट होता है। आपको पता है इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी इज इक्वल्स टू क्या होता है बच्चों, जानते हैं आप अच्छी तरीके से। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ओवर परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ये होता है। 3 वेरिएबल आपके पास है, चेंज इन क्वांटिटी, चेंज इन प्राइस एंड इलास्टिसिटी। इसकी वैल्यू आपके पास है ना बच्चों, आप तो जानते हैं इसकी वैल्यू है आपके पास, इसकी वैल्यू है आपके पास। देखिए कितना है इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू 5 है ना। अभी यहां से लिखा हुआ क्वेश्चन में इज इक्वल्स टू, इसकी भी वैल्यू आपके पास है 10%, है ना। आपको निकालना क्या है, इसकी वैल्यू निकालना है, परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो आपके सामने है, आपके निकल जाएगा आपके पास, क्या दिक्कत है। क्रॉस मल्टीप्लाई सॉरी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये इधर आएगा और ये इधर चला जाएगा। दैट इज चेंज इन प्राइस, परसेंटेज चेंज, राइट। चेंज इन प्राइस इज इक्वल्स टू 10% डिवाइडेड बाय 5, दैट इज 2%। आंसर आपका क्या है बच्चों, आंसर आपका है यहाँ पे 2% का, ये वाला आंसर। दैट इज प्राइस शुड रिड्यूस, क्योंकि प्राइस इलास्टिसिटी नेगेटिव होता है, तो प्राइस शुड बी रिड्यूस बाय 2%, तब जाकर के अपनी क्वांटिटी वो बढ़ा पाएगा। इलास्टिसिटी से मैं आपको बात करूं तो इसके अलावा भी बहुत तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके। जैसे अभी तो आपसे प्राइस पूछा है, राइट, और आपको सपोज कि एक क्वांटिटी पूछ सकता है, तब क्या करेंगे आप उस केस में। इसमें मान लेते हैं, ये देखिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए कि आपके पास इलास्टिसिटी की वैल्यू 5 दिया गया है, चेंज इन प्राइस, परसेंटेज चेंज इन प्राइस 2 दिया गया है,
तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी आपको निकालनी है। तो कैसे नहीं, सेम फॉर्मूला यहां पर भी लगेगा। तो देख सकते हैं आप, प्राइस इलास्टिसिटी इज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी ओवर परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इसकी वैल्यू आपके पास है, इसकी वैल्यू आपके पास है, तो निकल जाएगा 5 इक्वल्स टू, ये कितना है बच्चों आपके पास, इसकी तो वैल्यू आपको निकालनी है, इज इक्वल्स टू चेंज इन क्वांटिटी आपको निकालना है बच्चों, चेंज इन क्वांटिटी आपको निकालना है, इसकी वैल्यू आपके पास 2 है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप इसको, ऐसे ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यहाँ 1 मान लेते हैं, तो क्या आ जाएगा, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी इज इक्वल्स टू 5 to the 10, यानी क्वांटिटी 10% से बढ़ेगी। ठीक है, एक और चीज मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देना चाहता हूँ, इलास्टिसिटी से आप लोग ध्यान रखिएगा कई बार कि क्या होता है, ये वाला क्वेश्चन आपको थोड़ा सा बड़ी फ्रीक्वेंटली आता है बच्चों। इसको मैंने अपने कोर्स में पढ़ाया हुआ है, इसको ये वाला जो कोर्स क्वेश्चन है, ये वाला जो है बच्चों, ये देखिए, ये जो देखिए है ना, कि मान लेते हैं कि दो डिमांड का पैरेलल है, दो डिमांड का पैरेलल है, तो उस पे किसकी इलास्टिसिटी ज्यादा होगी, ये दोनों एक दूसरे के मान लेते हैं पैरेलल है, तो एक पर्टिकुलर प्राइस पे किसकी इलास्टिसिटी ज्यादा होगी, ये आपको बताना है। ऐसा भी होता है, ये मैंने बताया हुआ आपको, इसलिए यहां हम डिस्कस नहीं करेंगे, आपको याद दिला देते हैं। इसलिए दो डिमांड कर्व है जो एक ही पॉइंट से स्टार्ट होते हैं, एक फ्लैट है और एक वो है, तो किसकी प्राइस इलास्टिसिटी ज्यादा होगी, ये आपको बताना है एट पर्टिकुलर प्राइस पे। ये आप देख लीजिएगा उसमें, मैं यहां पे इसको डिस्कस नहीं करूंगा बच्चों। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 आपकी स्क्रीन पे है, आप लोग इसे देखें प्लीज। It says we may say that the optimum rate of taxation is when tax elasticity of tax revenue negative with the increase in tax rate, income elasticity of tax revenue positive with the increase in income, A and B both and none of the above। ये क्या है बच्चों? तो आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं ये कौन सा कर्व है, ये आपको अभी याद आ जाएगा। मैं बताऊंगा तभी आपको, ये देखिए, ये अभी आपको याद आ जाएगा। इस पे आप रेट ऑफ टैक्स लेते हैं बच्चों, रेट ऑफ टैक्स लेते हैं, एंड यहां पे आप टैक्स रेवेन्यू लेते हैं, टैक्स रेवेन्यू लेते हैं। ये देखिए, ये कब आपको याद है बच्चों, ये कब आपको याद है, इस पॉइंट पे ये रेट ऑफ टैक्स है बच्चों, इसको आप ऑप्टिमम रेट ऑफ टैक्स कहते हैं। ऑप्टिमम रेट ऑफ टैक्स का मतलब है, ये देखिए प्लीज, कि जैसे ही आपका टैक्स रेट बढ़ना शुरू होगा फ्रॉम 0, रेवेन्यू एक सर्टेन, सरकार की रेवेन्यू एक सर्टेन लेवल तक बढ़ेगी, मैक्सिमम यहां तक बढ़ सकती है सरकार की रेवेन्यू, राइट, मैक्सिमम यहां तक बढ़ सकते हैं, टैक्स रेवेन्यू यहां तक बढ़ सकते हैं। लेकिन यदि इसके बियॉन्ड यदि आपने टैक्स रेट बढ़ाया तो फिर टैक्स रेवेन्यू सरकार की घटेगी। इसे याद होगा आप लोग, लाफर कर्व के नाम से जानते हैं आप लोग, है ना बच्चों, लाफर कर्व के नाम से जानते हैं आप लोग, इसको पता है ना आप लोगों को, लाफर कर्व होता है। इस टैक्स रेट के बाद यदि, मतलब इस टैक्स रेट के बाद यदि आपका टैक्स बढ़ता है तो रेवेन्यू घटने लगता है, इसे आप लाफर कर्व कहते हैं बच्चों, है ना। क्वेश्चन इसी से है कि इसके बियॉन्ड, ये देखिए, इसके बियॉन्ड यदि टैक्स रेट इसके बाहर बढ़ता है
तो आपका रेवेन्यू घटने लगता है, यानी ये इलास्टिसिटी नेगेटिव हो जाती है। टैक्स इलास्टिसिटी ऑफ टैक्स रेवेन्यू नेगेटिव हो जाती है। देखो बच्चों, ये घटने लगता है, मतलब इंक्रीज इन टैक्स रेट, या फिर आप इसको इस तरीके से कह सकते हैं कि इंक्रीज इन टैक्स रेवेन्यू ड्यू टू इंक्रीज इन टैक्स रेट, ड्यू टू इंक्रीज इन टैक्स रेट will what will reduce the tax revenue। नेगेटिव हो गया, टैक्स रेट बढ़ने से घटने लगता था। आपका आंसर ये हुआ, आंसर आपका ए होता है बच्चों इसका। ठीक है, मतलब टैक्स रेट के बढ़ने से रेवेन्यू आपकी घटने लगती है, नेगेटिव हो जाती है। दैट इज कॉल्ड, इसे ही आप लाफर कर्व के नाम से जानते हैं। एक चीज मैं आपको और यहां पे डिस्कस करना चाहता हूं कि यदि सब ऑप्टिमम मतलब लेस देन ऑप्टिमम टैक्स रेट होता है तो टैक्स बढ़ने से आपकी रेवेन्यू बढ़ती है, एंड यदि बियॉन्ड ऑप्टिमम होता है तो टैक्स बढ़ने से आपकी रेवेन्यू यानी सरकार की रेवेन्यू घटती है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 आपके स्क्रीन पे है बच्चों, आप देखिए। रीजन वाई इकोनॉमी शुड इन्वेस्ट इन ह्यूमन कैपिटल is embodied technical change, disembodied technical change, A and B both, and none of the above। आपको पता है इम्बोडिड एंड डिप, सबसे आंसर को बताने के पहले मैं आपको इम्बोडिड एंड डिसएम्बोडिड टेक्निकल चेंज बताने वाला हूं। इम्बोडिड टेक्निकल चेंज होता है बच्चों कि एक बार इम्बोडिड, मैं आपको यहां पे थोड़ा सा embodied technical change, embodied technical change है ना। इसमें क्या होता है, मान लेते हैं कि 2020 में कोई मशीन बना, ठीक है, 2020 में कोई मशीन बना, इसमें वो सारी टेक्नोलॉजी इंक्लूडेड है जो 2020 तक अवेलेबल है, 2020 तक अवेलेबल है। 2020 में जो मशीन बना वो सारी चीजें इसमें इंक्लूडेड हैं। जो टेक्नोलॉजी 2020 तक नोन था वो सब इसमें इंक्लूडेड है। लेकिन एक बार ये मशीन बन जाने के बाद, एक बार ये मशीन बन जाने के बाद आप यदि चाहो कि इसमें नया टेक्नोलॉजी हम इसमें इंक्लूड कर दें तो वो पॉसिबल नहीं। मींस once the machine is built, once machine is built, machine built, machine is built, machine is built, new technology cannot be inserted, उसमें इंक्लूड नहीं किया जा सकता। न्यू टेक्नोलॉजी cannot be included, cannot be included। ठीक है, न्यू टेक्नोलॉजी इसमें इंक्लूड नहीं हो सकती है। तो जब इसमें कोई नया टेक्नोलॉजी हम डाल नहीं सकते हैं तो फिर हमारी इफिशियंसी कैसे बढ़ेगी? इफिशियंसी तब बढ़ेगी जब इस पे काम करने वाले लोगों की इफिशियंसी बढ़ाई जाए। मतलब इस मशीन की इफिशियंसी नहीं बढ़ सकती तो मशीन पे काम करने वाले लोगों की इफिशियंसी तो बढ़ सकता है, नहीं बढ़ सकता? बिल्कुल बढ़ सकता है। तो देयरफॉर इसमें टू आपके पास इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए वी शुड इन्वेस्ट इनटू द ह्यूमन कैपिटल। तो इन दिस सर्कमस्टांस, इस सिचुएशन में, राइट, इस सिचुएशन में इस सिचुएशन में
ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्ट करके ही, ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्ट करके, ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्ट करके, इन्वेस्ट करके ही ग्रो, इकोनॉमी को ग्रो किया जा सकता है। इकोनॉमी को ग्रो किया जा सकता है, ग्रो किया जा सकता है। ठीक है बच्चों, तो इम्बोडिड में ये होता है, एक बार मशीन बन गया दोबारा उसमें इंक्लूड, तो उस सिचुएशन में आपको इकोनॉमी को ग्रो करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ह्यूमन कैपिटल यानी आपकी ट्रेनिंग में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, स्कूल में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करना पड़ेगा कि लोग मोर ट्रेंड हों, मोर एजुकेटेड हों एंड वो हेल्दी भी हों। ठीक है बच्चों, यहाँ पे एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ। ये तो हमने अभी आपको बता दिया कि इम्बॉडीड क्या होता है बच्चों, अब हम डिसएम्बॉडीड की बात करेंगे। डिसएम्बॉडीड टेक्निकल चेंज क्या होता है? बिल्कुल इसका उल्टा है। डिसएम्बॉडीड जो है बिल्कुल इसका उल्टा है बच्चों, आप जानते हैं इसको, मैंने कई बार पढ़ाया भी है। डिसएम्बॉडीड, डिसएम्बॉडीड टेक्निकल चेंज, डिसएम्बॉडीड टेक्निकल चेंज, ये क्या है? टेक्निकल चेंज जो होता है बच्चों, उसमें क्या होता है, मान लेते हैं कि आपका मशीन, एक मशीन 2020 में बना, राइट, 2020 में एक मशीन बना और उस टाइम की सारी टेक्नोलॉजी यहाँ पे इंक्लूडेड है, उस टाइम की सारी टेक्नोलॉजी यहाँ पे इंक्लूडेड है। लेकिन 2021 में एक और नया टेक्नोलॉजी आ गया, सो न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू टेक्नोलॉजी इन्वेस्टेड या इन्वेंटेड, invented in 2021. This can also be inserted in that machine. इस नए टेक्नोलॉजी को भी, इस न्यू टेक्नोलॉजी को भी, टेक्नोलॉजी को भी उस मशीन में इंक्लूड किया जा सकता है, उस मशीन में इंक्लूड किया, लगाया जा सकता है, लगाया जा सकता है। इम्बॉडीड डिसएम्बॉडीड आपको समझ में आ गया। इसमें मैं याद दिला देता हूं आप लोगों को, लेबर सेविंग टेक्नोलॉजी है, आपके पास कैपिटल सेविंग टेक्नोलॉजी है, बहुत सारे तरह के टेक्नोलॉजी है, वो उसको आप लोग पढ़िएगा, मैंने मेन कोर्स में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 आपके स्क्रीन पे है। इसमें मुझे कुछ खास समझाने की जरूरत नहीं है। इसमें कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडल बिलीव दैट capital investment depends upon share of wages and profit in GDP। तो इसमें आप बहुत ही सिंपल तरीके से आप कह सकते हैं कि रॉबिन्सन इसका आंसर है, और रॉबिन्सन के अकॉर्डिंगली जो इनकम होता है इकोनॉमी का, उसमें दो लोगों का शेयर होता है, एक तो वर्कर का,
तो आप इसको इस तरीके से कह सकते हैं कि अल्फा ऑफ डब्ल्यू अल्फा ऑफ वाई। इसको और सिंपल तरीके से बनाना है तो हम इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं कि वेज रेट ऑफ वाई मतलब इन आउटपुट का जितना वेज रेट दे दिया गया, ठीक है, और या फिर इसको वेज रेट इनटू लेबर, और इसको थोड़ा सा और मैं बेसिक तरीके से करना चाहता हूं। जो आउटपुट है बच्चों वो कितना लगेगा, आउटपुट इज इक्वल्स टू वेज रेट इनटू लेबर एम्प्लॉयड प्लस प्रॉफिट इनटू कैपिटल एम्प्लॉयड, इसके बराबर होता है। आपको मैंने मेन कोर्स में बताया हुआ है कि वर्कर जो है अपने वेज रेट का कुछ भी सेव नहीं करता है, जबकि कैपिटलिस्ट जो है अपनी प्रॉफिट का सारा सेव कर रहता है, कुछ भी कंज्यूम नहीं करता। इसका मतलब जब ये सारा का सारा सेव हो जाएगा तो यही आपकी इन्वेस्टमेंट हो जाएगी बच्चों, है ना। यानी कहने का मतलब ये है बच्चों कि शेयर ऑफ प्रॉफिट, जीडीपी का कितना शेयर ऑफ प्रॉफिट है उसके अनुसार ही इन्वेस्टमेंट होता है। यदि शेयर ऑफ प्रॉफिट बढ़ता है तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। ठीक है बच्चों, और ये बातें मिसेस जॉन रॉबिन्सन ने कहा था। आगे बात करते हैं। एंडोजेनियस ग्रोथ में बता चुका हूं आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। ये आपके इंडियन इकोनॉमी से क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, आपको आता है, बस आपको याद रखना है कि ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। देखिए प्लीज, consider the following statement. It was launched in 2008. It was implemented by KVIC, that is Khadi and Village Industry Corporation. The aim was to assist the rural people in setting up the project. Cost not more than 25 lakhs. मैं इसको हिंदी में समझाता हूँ। ये प्रोजेक्ट 2008 में लॉन्च किया गया था और ये खादी ग्राम उद्योग ने इसको इसके अंदर इंप्लीमेंट होना था। एंड इसका टारगेट था कि उन लोगों को हेल्प किया जाए जो 25 लाख से 25 लाख तक अपनी बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। उसको क्या उस प्रोजेक्ट का क्या नाम था, विच स्कीम वाज दिस? तो आप जानते हैं इसे कहते हैं प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम था। ये प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम था। ये याद करने की चीज है, इसमें मुझे कुछ नहीं बताना है। आगे बात करते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49. Human capital augmenting is associated with endogenous, exogenous, embodied and none of the above. किससे एसोसिएटेड है? एंडोजीनियस ग्रोथ में आपको बताया गया है कि ह्यूमन कैपिटल पे इन्वेस्ट होता है। इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल है ना बच्चों, इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल है ना, ये पता है किसमें है ये? तो एंडोजीनियस। एक्सोजीनियस में आपके सोलो साहब आ जाते हैं बच्चों, पता है आप लोगों को, सोलो ग्रोथ आ जाता है और उसमें बताता है कि आउटपुट पर वर्कर इज द फंक्शन ऑफ कैपिटल अवेलेबल पर वर्कर, है ना बच्चों। एंड इसमें आपको ये भी बताया गया है कि टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट होगा तो लेबर ज्यादा इफिशिएंट हो जाएगा। सो व्हेन टेक्नोलॉजी इंप्रूव, when technology improve when technology improve
क्या होगा, laborers will become more efficient, more efficient. एंड ऑगमेंटिंग क्या होता है बच्चों, ऑगमेंटिंग क्या होता है, टेक्नोलॉजी इंप्रूव होना ही ऑगमेंटिंग होता है। मतलब टेक्नोलॉजी यदि कैपिटल बढ़ता है, कैपिटल के साथ बढ़ता है तो उसको कुछ और बोलते हैं, अभी आपको सब बताएंगे। इसको जब टेक्नोलॉजी इंप्रूव होता है तो उससे आप क्या कहते हैं, लेबर या फिर ह्यूमन कैपिटल ऑगमेंटिंग। एम्बोडिड मैंने आपको बता दिया है, एम्बोडिड दोबारा नहीं बताऊंगा, ये आपको बता ही दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे कुछ चीजें आपको समझनी है, जैसे कि कैपिटल ऑगमेंटिंग, यहाँ पे ये ह्यूमन कैपिटल ऑगमेंटिंग है, ह्यूमन कैपिटल ऑगमेंटिंग है ना बच्चों। एक कैपिटल ऑगमेंटिंग आपको पता है क्या होता है, कैपिटल ऑगमेंटिंग मैं आपको थोड़ा सा यहाँ बताता हूँ। कैपिटल ऑगमेंटिंग व्हेन टेक्नोलॉजी इंप्रूव दैट इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, कैपिटल ऑगमेंटिंग, कैपिटल ऑगमेंटिंग, कैपिटल ऑगमेंटिंग। टेक्नोलॉजिकल इसको क्या बोलते हैं बच्चों, टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट, लॉजिकल इंप्रूवमेंट that increase efficiency of capital, इसको कैपिटल ऑगमेंटिंग कहते हैं। ठीक है, एक कैपिटल वाइडनिंग होता है और एक कैपिटल डीपनिंग भी होता है, उसको भी समझिए। कैपिटल वाइडनिंग पता आपको बच्चों, कैपिटल वाइडनिंग, वाइडनिंग ये देखिए, परसेंटेज चेंज इन कैपिटल, इंक्रीज चेंज इन कैपिटल इज इक्वल्स टू परसेंटेज इंक्रीज इन लेबर, इसे आप कैपिटल वाइडनिंग कहेंगे। एक और कंसेप्ट होता है कैपिटल डीपनिंग, उसको भी बता रहा हूं। कैपिटल डीपनिंग क्या होता है, ये देखिए, एक कंसेप्ट होता है कैपिटल डीपनिंग, है ना बच्चों, आप लोग देख रहे हैं एक क्वेश्चन से इतने सारे कंसेप्ट आ रहे हैं। कैपिटल डीपनिंग, कैपिटल डीपनिंग ये क्या होता है, ये आपके पास परसेंटेज चेंज इन कैपिटल या परसेंट इंक्रीज इन कैपिटल इज ग्रेटर देन परसेंटेज इंक्रीज इन लेबर, इसे आप कहते हैं कैपिटल डीपनिंग। ठीक है, तो आपको तीन चीजें, कैपिटल ऑगमेंटिंग समझ में आ गया, टेक्नोलॉजी इंप्रूव होता है। कैपिटल वाइडनिंग समझ में आ गया, जब दोनों सेम रेशियो से बढ़ते हैं। कौन कौन से, मतलब परसेंटेज चेंज इन लेबर, परसेंटेज चेंज इन कैपिटल। कैपिटल डीपनिंग समझ में आ गया, जब कैपिटल ज्यादा से बढ़ता है एज कंपेयर टू लेबर। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। एम्बोडिड नहीं बताऊंगा मैं, एंडोजीनियस नहीं बताऊंगा, क्योंकि इसी पेपर में, इसी डिस्कशन में कई बार बताया हमने। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 आपकी स्क्रीन पे है, और ये आपकी इंडियन इकोनॉमी से क्वेश्चन है बच्चों। आप देख सकते हैं इंडियन इकोनॉमी से क्वेश्चन है आपके पास। मैच द फॉलोइंग है, आप जानते हैं अच्छी तरीके से। आयुष्मान भारत 2018 वाला आयुष्मान भारत फ्री मेडिकल फैसिलिटी के था, ये किसके लिए था बच्चों, फ्री मेडिकल फैसिलिटीज के लिए था ये। मुझे जहां तक पता है, आंसर भी इसका चेक कर लेंगे, बट ये आपका फ्री मेडिकल फैसिलिटी के लिए था ये। उज्ज्वला योजना फ्री एलपीजी कनेक्शन, ये सब लोग जानते हैं, फ्री एलपीजी कनेक्शन। अटल पेंशन योजना 60 वर्ष के उम्र वाले लोगों के लिए था, सी, राइट। एंड पीएम हाउसिंग स्कीम, no one will be homeless after 2022,
सो दैट इज डी। बात सही है, ए बी सी डी, 1 का ए, 2 का बी, 3 का सी एंड 4 का डी, यही आंसर है ना बच्चों। तो आपका आंसर ये हो गया। इसमें मुझे अब इसमें कोई आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत हुई नहीं जरूरत है। देखिए आगे नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 51 आपके स्क्रीन पे देखिए। Laborers will be cheated in the following except, following cases except, इसमें से किसमें लेबर चीटेड फील नहीं करेगा या फिर उसको चीट नहीं किया जाएगा। आप जानते हैं बच्चों, बोथ इनपुट एंड आउटपुट मार्केट में यदि परफेक्ट कंपटीशन होगा तो वो फिर चीट नहीं किया। देख लीजिए इसको किस तरीके से करते हैं इसको, आप भी जानते हैं इस चीज को, देखिए प्लीज। जब दोनों मतलब इनपुट एंड आउटपुट मार्केट में दोनों में आप परफेक्ट कंपटीशन होता है तो कैसी सिचुएशन होती है आप देख, ये देखिए, ये आपका ARPL इज इक्वल्स टू MRPL होता है, पता है बच्चों, मतलब एवरेज रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इज इक्वल्स टू मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। किसमें होता है ये परफेक्ट कंपटीशन में, ठीक है, याद रखिए प्लीज। और एवरेज फैक्टर कॉस्ट, ये देखिए प्लीज, एवरेज फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल्स टू मार्जिनल फैक्टर कॉस्ट होता है। और इस केस में ये देखिए प्लीज, इक्विलिब्रियम यहां है, यानी इतने वर्कर को इतना काम मिलता है, इतने घंटे काम मिलता है, और ये आइडियल सिचुएशन होता है परफेक्ट कंपटीशन में। और उनको मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी के बराबर आप लोन देते हैं, सॉरी वेज देते हैं, ठीक है। तो यहां पे किसी तरह का एक्सप्लॉयटेशन नहीं होता है, तो यहां पे किसी तरह का एक्सप्लॉयटेशन नहीं होता है, नो एक्सप्लॉयटेशन, नो एक्सप्लॉयटेशन, है ना बच्चों, नो एक्सप्लॉयटेशन यहां। अब आप थोड़ी और आगे बढ़ें और मैं कहता हूं कि इनपुट मार्केट में परफेक्ट कंपटीशन ही है, बट आउटपुट मार्केट में मोनोपोली हो गया। जब आउटपुट मार्केट में मोनोपोली हो जाएगा, जब आउटपुट मार्केट में मोनोपोली हो जाएगा बच्चों, तो जब आउटपुट मार्केट में मोनोपोली हो जाएगा तो एवरेज रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर जो होगा वो मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर से ज्यादा होगा। यानी एवरेज रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर ये हो गया, एवरेज रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर अब ये हो गया, सॉरी मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर ये हो गया, एंड एवरेज यही का यही है। अब आप देखिए MFC एंड MRPL कहां मिल रहे हैं बच्चों, अब यहां मिल रहे हैं। तो ये क्या हुआ, वर्कर को काम कम मिल रहा है, वर्कर को काम कम मिल रहा है, एंड वेज उसको इस पॉइंट पे इतना मिलना चाहिए, देख रहे हैं आप लोग, इतना वेज मिलना चाहिए W1, बट कितना मिल रहा है, एवरेज के बराबर उसको लोन वेज मिल रहा है, W2 उसका वेज मिल रहा है ना। ये आपका एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वर्कर होता है, देखिए प्लीज, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वर्कर, ठीक है, दिस इज एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वर्कर। ये कब है, ये कब है, ये जब हमने आपको दो कंडीशन बता दिया, एक में दोनों में परफेक्ट कंपटीशन था, इनपुट एंड आउटपुट दोनों में परफेक्ट कंपटीशन था, और दूसरा ये वाला जो कंडीशन है, ये वाला कंडीशन देख रहे हैं, मोनोपोली इन आउटपुट मार्केट, मोनोपोली इन आउटपुट मार्केट, आउटपुट मार्केट एंड मोनोप्सनी
मोनोप्सनी इन इनपुट मार्केट, सॉरी, परफेक्ट कंपटीशन इन इनपुट मार्केट, परफेक्ट कंपटीशन इन इनपुट मार्केट, मतलब वहां पे अभी परफेक्ट कंपटीशन है। परफेक्ट कंपटीशन इन इनपुट मार्केट, ये ऊपर वाला केस जो आपने अभी देखा, वहां पे इतना एक्सप्लॉयटेशन। अब एक और देखते हैं, जब दोनों में मतलब आउटपुट मार्केट में मोनोपोली होगा एंड इनपुट मार्केट में मोनोप्सनी होगा, तब क्या होगा। देखिए, मोनोपोली, ठीक है, मोनोपोली मोनोपोली इन आउटपुट मार्केट, आउटपुट मार्केट एंड monopsony in input market, monopsony in input market, इनपुट मार्केट। तो आप इसमें सिर्फ क्या चेंज होगा मैं आपको बता रहा हूं, देखिए प्लीज, चेंज कुछ खास नहीं होगा, सिर्फ एवरेज फैक्टर कॉस्ट एंड मार्जिनल फैक्टर कॉस्ट डिफरेंट हो जाएंगे। दिस इज ARPL, आप जानते हैं, दिस इज MRPL, आप अच्छी तरीके से जानते हैं इसको। ये आपका क्या है बच्चों, AFC, एंड ये है आपका MFC, राइट। अब देखिए, MRPL एंड MFC कहां मिल रहा है, यहां मिल रहा है। अब वर्कर को और भी कम काम मिल रहा है बच्चों, पहले परफेक्ट कंपटीशन की आइडियल सिचुएशन है, इसको इतना कम काम मिल रहा है L1, इसको वेज इतना मिलना चाहिए, वेज इसको इतना मिलना चाहिए, बट वेज मिल रहा है कितना, इतना। तो इस केस में इतना एक्सप्लॉयटेशन हो गया। कहने का मतलब यह है कि परफेक्ट कंपटीशन यदि दोनों मार्केट में होगा, यदि परफेक्ट कंपटीशन दोनों मार्केट में होगा तो एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगा, वर्कर विल नॉट बी बीइंग चीटेड। अदरवाइज चाहे वो मोनोपोली हो, मोनोप्सनी हो, परफेक्ट कंपटीशन से कुछ भी डिविएट होगा तो वर्कर को चीट होगा, वर्कर विल बी फील चीटेड, यानी वर्कर का एक्सप्लॉयटेशन होगा। ठीक है बच्चों, अब थोड़े और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 52 आप देख सकते हैं यहाँ पे, बहुत ही लॉलीपॉप क्वेश्चन बच्चों, बहुत ही लॉलीपॉप क्वेश्चन। देख लीजिए आप लोग, क्वेश्चन है कि P इक्वल्स टू 40 माइनस Q। MC जो है यहाँ पे, MC जो है बच्चों यहाँ पे, MC जो है यहाँ पे वो क्या है, 10 है। ठीक है, बॉटरन डुओपोली में इक्विलिब्रियम क्या होगा, बॉटरन डुओपोली में इक्विलिब्रियम क्या होगा बच्चों, बता पाएंगे आप लोग। तो बॉटरन में आप जानते हैं प्राइस कंपटीशन होता है और MC के बराबर प्राइस चार्ज किया था वहां, बिल्कुल प्राइस कंपटीशन, जितना MC होगा उतना ही प्राइस चार्ज किया जाएगा। तो यहाँ पे प्राइस की जगह पे डाल दीजिए, 10 इज इक्वल्स टू 40 माइनस Q। दो फॉर्म्स होते हैं वहां पे बॉटम में, तो प्राइस कंपटीशन में, तो Q इक्वल्स टू 40 माइनस 10, दैट इज Q इक्वल्स टू 30। टोटल मार्केट की आउटपुट 30 है, दो लोग हैं, सो दैट इज Q1 इज इक्वल्स टू 30/2 इज इक्वल्स टू Q2 इज इक्वल्स टू 15।
मतलब each form will produce 15 यूनिट। तो आपके स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, ये आपका आंसर ये, ठीक है, ये आपका आंसर ये होगा, आप देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 53, क्वेश्चन नंबर 53। व्हाट डज एजवर्थ बॉक्स इंप्लाइज? एजवर्थ बॉक्स क्या इंप्लाई करता है बच्चों? इससे ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, एटलीस्ट आप लोग मेरे स्टूडेंट हैं तो आप जानते हैं कि एजवर्थ बॉक्स में हम टोटल अमाउंट ऑफ टू गुड्स की हम बात करते हैं बच्चों, है ना। ये एजवर्थ बॉक्स है और यहाँ पे आपके पास टोटल अमाउंट ऑफ एक्स, यहाँ पे टोटल अमाउंट ऑफ एक्स होता है बच्चों, यहाँ पे टोटल अमाउंट ऑफ वाई होता है, ठीक है, और ये भी आपके पास वाई है ए एंड बी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, इधर भी वाई है और इधर भी एक्स, ठीक है बच्चों, इधर भी एक्स। तो एजवर्थ बॉक्स बेसिकली कुछ नहीं बताता है, बताता है टोटल अमाउंट ऑफ टू गुड्स कितना इकोनॉमी में अवेलेबल है। तो इसका आंसर आपके बिल्कुल सामने है बच्चों, आंसर आपका बिल्कुल सामने ए, ठीक है। बहुत ही लॉलीपॉप टाइप क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, तो ये देखिए प्लीज, ये भी आपके इंडियन इकोनॉमी से क्वेश्चन है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, दिस एक्ट वाज अमेंडेड इन 2016, ये कानून 2016 में संशोधित किया गया और जिसने सेंट्रल बैंक को इन्फ्लेशन टारगेट फिक्स करने का अधिकार दिया। ये कौन सा एक्ट है बच्चों? ये कौन सा एक्ट है? ये पहली बार 2016 में इसको अमेंड किया गया और इस अमेंडमेंट के अनुसार आरबीआई को या सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को इन्फ्लेशन टारगेट फिक्स करने का अधिकार दिया गया। इस एक्ट को हम आरबीआई एक्ट 1934 कहते हैं बच्चे, इस एक्ट को हम 1934 कहते हैं। एंड पहली बार इंडिया में, पहली बार नहीं कह सकते, मतलब इंडिया में इन्फ्लेशन टारगेट फिक्स हुआ, इन्फ्लेशन टारगेट फिक्स हुआ कितना, 4% प्लस माइनस 2% का इन्फ्लेशन टारगेट था। यानी ये कितने दिन के लिए था बच्चों? 2016 से 2021 तक के लिए प्लस माइनस 4% फिक्स किया गया और ये कहा गया कि इसके ऊपर या नीचे 2% हो सकता है। यानी नीचे, सबसे नीचे हमारा टारगेट क्या है? 2%। सबसे ऊपर टारगेट हमारा क्या है? सबसे ऊपर हमारा टारगेट है कितना, कितना है बच्चों? सबसे ऊपर हमारा टारगेट 6%, ठीक है। ऑलराइट, अब आप क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, आपके स्क्रीन पे है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 55 आप देखिए प्लीज। Which of the following statement is false? Which of the following statement is false? MSF of that is marginal standing facilities of central bank provide eligibility to borrow additional fund. MSF is the rate at which central bank provide loan to the commercial bank. नहीं, इसको आप बैंक रेट कहते हैं, इसको क्या कहते हैं बच्चों? बैंक रेट। MSF provide loan over and above the repo rate, ओवर एंड अबव द रेपो रेट, नहीं, ये भी नहीं है, ठीक है। कह रहा है कि विच ऑफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स, हमने ये फॉल्स नहीं देखा, हमें ट्रू देख लिया। एमएसएफ
ये बैंक रेट है, ओवर एंड अबव है। MSF is not available to every commercial बैंक, ये फॉल्स है बच्चों। यहाँ पे एवरी कमर्शियल बैंक को अवेलेबल है, लेकिन लीगली प्रैक्टिकली सेंट्रल बैंक सारे कमर्शियल बैंक को ये लोन नहीं देता है। मतलब मैं इसको MSF को आपको बता दूं थोड़ा सा कि MSF में होता क्या है कि यदि कमर्शियल बैंक ने अपने रिजर्व के अगेंस्ट, बॉन्ड के अगेंस्ट लोन ले लिया है और फिर भी उसको लोन की जरूरत पड़ती है, तो उस केस में जो SLR होता है, MSF, देखिए MSF इज अगेंस्ट SLR, इज अगेंस्ट SLR। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो जो कमर्शियल बैंक अपने पास रखता है, उसके अगेंस्ट आपको MSF के थ्रू लोन मिलता है, कमर्शियल बैंक। ठीक है बच्चों। अब आप क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 56। क्वेश्चन नंबर 56 आपके स्क्रीन पे है, ये देखिए प्लीज। Who among the following believe that public debt may raise the welfare of the public? किसने कहा कि पब्लिक डेट पब्लिक की वेलफेयर बढ़ा सकता है? सिंपल सी बात है, केनीजियन इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि गवर्नमेंट यदि लोन लेकर के जी बढ़ाती है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ता है बाय टेकिंग लोन, it will increase what? Income via multiplier. Increase income via multiplier. ये कीन्स साहब कहते हैं। किसने कहा? ये कीन्स ने कहा, इसको कीन्स ने कहा, है ना। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि नहीं, पब्लिक डेट इज द वेस्ट ऑफ रिसोर्सेस। पब्लिक डेट इज द वेस्ट ऑफ रिसोर्सेस। उसका रीजन था कि जो पॉलिसी मेकर हैं, जो राजनेता हैं, जो पॉलिटिशियन हैं, उनको रेस्पॉन्सिबिलिटी का ज्ञान नहीं होता है। ये इजी सोर्स ऑफ इनकम होता है एंड वो किस तरीके से खर्च करते हैं, वो लोग इकोनॉमिस्ट तो पढ़े नहीं है, बहुत कम पॉलिटिशियन इकोनॉमिस्ट पढ़ते हैं, तो उनको रूट कॉज, प्रॉब्लम के रूट कॉज का पता नहीं है। इसलिए वो यदि लोन लेकर खर्च करते हैं तो वेस्टेज ऑफ टाइम। तो ये लोग कहते हैं, ये क्लासिकल इकोनॉमिस्ट है। दिस इज पब्लिक डेट इज वेस्ट, पब्लिक डेट इज वेस्टेज of resources, wastage of resources। और इसका तो मैंने बता दिया आपको कीन्स का। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करेंगे बच्चे। अभी देखिए प्लीज, कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57, इन टू कमोडिटी टू इंडिविजुअल प्योर एक्सचेंज इकोनॉमी, in two commodity two individual and pure exchange economy, दोनों की यूटिलिटी आपको यहां पे दिख गया। बोथ कंज्यूमर आर ऑलवेज इन इक्विलिब्रियम, नेवर इन इक्विलिब्रियम, देयर इज चांसेस ऑफ पैरेटो इंप्रूवमेंट। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि पैरेटो इंप्रूवमेंट क्या होता है। पैरेटो इंप्रूवमेंट एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें
at least one individual or all individual can be made better off. पैरेटो इंप्रूवमेंट की बात करूं यहां पे तो इसको मैं यहीं पे लिख देता हूं. इट इज अ सिचुएशन, इट इज अ सिचुएशन where at least one or all individual are made better off, without making anyone worse off. Without making anyone worse off. है ना बच्चों, इसे आप पैरेटो इंप्रूवमेंट कहते हैं. अब एक क्वेश्चन पे आइए. क्वेश्चन पे आते हैं तो आप ये वाली यूटिलिटी देख रहे हैं, यूटिलिटी ऑफ ए क्या है बच्चों, ये एक्स वाई. इसका इंडिफरेंस कब कैसे बनेगा, ये जनरल इंडिफरेंस कब बनता है इसका बच्चों, यहाँ पे एक्स है एंड यहाँ पे वाई, तो इसका इंडिफरेंस कब एज इट इज बनता है ना बच्चों, यू ए. एंड ये लीनियर है, आप देख सकते हैं आप लोग, ये लीनियर है, तो इसका इंडिफरेंस कब एस इस तरीके से बनता है ना बच्चों, दिस इज यू बी, है ना, इंडिफरेंस ऑफ ए एंड इंडिफरेंस ऑफ बी. अब इसको यदि एजवर्थ बॉक्स में बनाएं तो आपके पास इस तरह से बनता है एजवर्थ बॉक्स. एजवर्थ बॉक्स में बनाएं, ये आपका इंडिफरेंस बॉक्स है ना, एंड ये देखिए यूटिलिटी ऑफ ए एंड दिस इज यूटिलिटी ऑफ बी, यूटिलिटी ऑफ बी. अब देखिए यहां पे इक्विलिब्रियम नहीं है, यहां पर भी इक्विलिब्रियम नहीं है, क्योंकि जनरल इक्विलिब्रियम में इक्विलिब्रियम के लिए आपको क्या चाहिए, marginal rate of substitution between x and y of A must be equal to MRS between x and y of B is equals to Px by Py. ये कंडीशन चाहिए, लेकिन यहाँ पे दोनों इंडिफरेंस का इक्वल नहीं है, स्लोप इनका इक्वल नहीं है ना, यहाँ पे दोनों का स्लोप इक्वल नहीं है. इसलिए ये जो मैं रेड से बनाने जा रहा हूँ, इसको आप कहते हैं ट्रेड जोन. इसको क्या कहेंगे आप, ट्रेड जोन कहेंगे, है ना. और चांसेस हैं कि ए हायर इंडिफरेंस कर्व पे पहुंच जाए, ए हायर इंडिफरेंस कर्व पे पहुंच जाए, दैट इज UA1. तो जब हायर इंडिफरेंस कर्व पहुंचा तो ए इज बेटर. ये भी पॉसिबिलिटी है कि बी हायर इंडिफरेंस कर्व पे पहुंच जाए, ये भी है कि बी भी हायर इंडिफरेंस कर्व पे पहुंच जाए, है ना, या फिर दोनों ये बीच में कहीं पे आ जाए, दोनों कहीं बीच में आ जाए. यहाँ पे देखा, दोनों कहीं बीच में आ जाए, तो देयर इज ए चांसेस या फिर चांसेस ऑफ पैरेटो इंप्रूवमेंट एग्जिस्ट. यदि इस तरह का सिचुएशन है तो चांसेस हैं कि पैरेटो इंप्रूवमेंट हो सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58. ये आपके इकोट्रिक से क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल सा है. ये देखिए प्लीज, जब कोवेरिएंस बिटवीन x1 एंड x2 जीरो नहीं है तो क्या होता है, मल्टी कॉलिनियरिटी. आप जानते हैं बच्चे, ए
द वेरिएंस ऑफ यू इज पॉजिटिवली रिलेटेड टू एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल, यानी वेरिएंस ऑफ एरोटम्स इज कांस्टेंट नहीं है, तो क्या होगा उस केस में हेटेरोसिडास्टिसिटी होता है। ये हो गया आपके पास बी। एरोटम्स इज नॉन जीरो, मीन वैल्यू ऑफ एरोटम इज नॉन जीरो, बायस्ड हो जाएगा, यानी सी हो जाएगा ये। कोवेरिएंस बिटवीन u1 एंड u2 इज नॉट जीरो। ऑटो कोरिलेशन तो डेफिनेशन है सारा, ये तो सारा डेफिनेशन है बच्चों, ये सारा डेफिनेशन, यानी 1 का ए 2 का बी, यहाँ पे हमने कोड नहीं लिखा है, आपको समझा दिया। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 58 59। Consider the following statement, nothing to do with the previous history, each term are independent, forecast can't be done। ये तो सिंपल से तो डेफिनेशन है आपके पास, किसका किसका डेफिनेशन है बच्चों? व्हाइट नॉइज एरर टर्म्स का। ये आपके पास आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 59। अच्छा बच्चों, ये एक कंसेप्ट है यहाँ पे, मैं आप लोगों को बता देना चाहता था बच्चों कि गेट इकोनॉमिक्स, यदि आप लोगों को गेट इकोनॉमिक्स तो के बारे में तो आप जानते हैं, गेट इकोनॉमिक्स यदि आपको करना है तो आप कोचिंग लेनी है आपको, तो ऑनलाइन मुझे ऑनलाइन कोचिंग लेना, तो आप मुझे डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं इस नंबर पर। वैसे तो आप मेरे स्टूडेंट हैं ही, बट गेट के लिए अलग कोर्स होता है, मैंने आपको डिटेल बताया हुआ है ऑलरेडी। यदि गेट इकोनॉमिक्स के लिए आपको कॉल चाहिए तो आप मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60 आपकी स्क्रीन पे है, आप लोग इसे देखें प्लीज। क्वेश्चन नंबर 60 आपके स्क्रीन पे है, इसे देखिए क्या कह रहा है बच्चों ये। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, डेवलपमेंट प्रोसेस इज डिसकंटिन्यूअस, इट वाज गिवन बाय रोडस्टन रोडन, ह्यूज इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ डेवलपमेंट प्रोसेस। इसे क्या कहेंगे बच्चों आप? बिग पुश थ्योरी, बैलेंस ग्रोथ, अनबैलेंस ग्रोथ, ए एंड बी बोथ, बता सकते हैं आप लोग? तो ये आपका आंसर डी होगा, ए एंड बी बोथ। इसको बिग पुश थ्योरी एंड बैलेंस ग्रोथ थ्योरी दोनों के नाम से जानते हैं। तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही, इस वीडियो में इतना ही। जल्दी से ही सारे कंसेप्ट जो मैंने बताया है क्वेश्चन के फॉर्म में आप लोग उसको कर लीजिए, और फिर मैं नेक्स्ट वीडियो कल अपलोड करता हूँ। थैंक यू बच्चों, थैंक यू।